हेलो डियर स्टूडेंट्स आप कैसे हो। आज बच्चों मेरा टॉपिक है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमो का मीन्स होता है ब्लड, लाइट मतलब आरबीसीज, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और एनीमिया का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा नॉर्मल से लेस हो जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो हीमोलाइटिक का मतलब है कि हमारा ब्लड जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, या वो कोई आरबीसी के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या आरबीसी बना लेकिन वो ठीक से नहीं बना है, या इसके अलावा कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आरबीसीज अपने जो उसका लाइफ स्पैन है उससे पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है कि इसमें डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम इसको, जो हीमोलाइटिक एनीमिया है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया है ये कितने टाइप्स का होता है, इसको एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन है, हीमोलाइटिक एनीमियाज इज ए कंडीशन इन विच red blood cells are destroyed and removed from the blood stream before their normal life span is over। यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है उसका नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है। उससे पहले ही अगर आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाए तो टूट जाता है, तो उसको हीमोलाइटिक के नाम से, हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया जो है इसका रिज़ल्ट जो हो जाता है वो हो जाता है वहाँ पे जो हमारे आरबीसी हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो भी बहुत सारे टूटते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, वो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और अबाउट 1% जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, जितने भी हमारे नॉर्मल जो हमारा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो अबाउट 1% ब्लड डिस्ट्रॉयड एवरी डे इन द नॉर्मल एडल्ट्स में, एक दिन में इतने 1% सेल्स हमारे टूटते हैं। आरबीसीज का नॉर्मली जो हमारा लाइफ स्पैन 120 डेज़ होता है। बोन मैरो जो है उसकी कैपेसिटी होती है, अगर वो एरिथ्रोपोइसिस के थ्रू इंक्रीज करने की, तो वो 6 to 8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ब्लड सेल्स ज़्यादा बना सकती है। और इसी प्रकार जो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है ये जब तक बॉडी में जो लाइफ स्पैन है वो 30 डेज से कम नहीं हो जाता है, तब तक पेशेंट को एनीमिया नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो बोन मैरो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। एनीमिया जो रिजल्ट होता है वो है प्री मैच्योर हमारा डिस्ट्रक्शन, रेड ब्लड सेल्स जो टूट जाते हैं, और अरेथ्रो जो पोइटिक हमारी जो कैपेसिटी होती है वो बोन मैरो में वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसमें जो ब्लड सेल्स जो डाई हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, तो हमारी जो बोन मैरो होती है वो ज़्यादा ब्लड सेल्स जो हैं वो बनाती है, और हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो वहाँ पर कम होता है। यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया प्रॉपर तरीके से उस टाइम नहीं होता, क्योंकि जल्दी हमारी जो बोन मैरो है रो ब्लड सेल्स को बनाती है, हमारी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करती है। और अगर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन बहुत कम होता है तो उसमें कुछ पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और उसमें जो है हमारी जो बोन मैरो है कंपनसेट होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड हीमोलाइटिक डिजीज़। यानी कि जो हमारी बोन मैरो है वो कंपनसेट हो जाएगी, वो ज़्यादा सेल बनाएगी, और ज़्यादा सेल बनेंगे तो वो एबनॉर्मल सेल भी बन जाते हैं। यहाँ पे ये रेड सेल का डिस्ट्रक्शन दिखा रखा है। हमारे जो रेड सेल हैं एक टूटते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर और एक टूटते हैं इंट्रा वेस्कुलर। दो तरीके से हमारी बॉडी में इसका जो आरबीसी है इनका डिस्ट्रक्शन होता है। ये हमारा जो है एचबी जो है आरई सिस्टम में होता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जब आरबीसी वहाँ पर टूटेगा प्रॉपर वे में 120 डेज़ के बाद, उसमें से हीम और ग्लोबुलिन बनेगा। ग्लोबुलिन जो है वो रीयूज हो जाता है आरबीसी को बनाने में, और हीम जो है ये दोबारा यूज होगा आरबीसी को, हीम का दोबारा यहाँ पे रिडक्शन होगा एंजाइम की हेल्प से, और बनेगा प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन जो है ये आगे जो है यहाँ पे बनेगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फिर ये लीवर में जाएगा, वहाँ कॉन्जुगेटेड बनेगा, फिर जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ पे इस पे बैक्टीरिया एक्शन करेंगे, और इसमें बनेगा यूरोब्लिनोजन जो यूरिन में पास होगा, और फेसिस में जो है वहाँ पे स्टर्कोब्लिनोजन वो हमारे स्टूल में पास आउट हो जाएगा।
ये इंट्रावेस्कुलर हमारा यहाँ पे इसमें यहाँ पे हीमोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे फ्री जो है प्लाज्मा है HB, और यहाँ पर अगर टूटता है तो यहाँ पे जो हमारा जितना भी ये सारा जो हीमोग्लोबिन जो हीम और ग्लोबुलिन जो होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो कुछ हमारे लीवर में चला जाता है और कुछ जो है वो हमारे जो है यूरिन में आता है, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोसिड्रिन और हिमेटयूरिया, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक हमारा होता है कौन सा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, और दूसरा होता है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। क्लासिफिकेशन, जो हीमोलाइटिक एनीमिया है इसको हमने क्लासिफाइड किया है, जो हमारे अलग अलग जो इसमें वेज हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, उसके बेस पर इसको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। इसका जो लोकेशन है हीमोलाइसिस का वो है इंट्रावेस्कुलर, जो वेसल्स में होता है, वेस्कुलर स्पेस में होता है। एक्स्ट्रावेस्कुलर जो आरई सिस्टम में होता है, 120 डेज के बाद में ये हमारे आरई सिस्टम में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। इसमें सोर्स होते हैं यहाँ पे डिफेक्ट कोजिंग जो हीमोलाइसिस के हैं। इंट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट होता है और एक्स्ट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट होता है। मोड ऑफ ऑनसेट हेरिडिटरी और एक्वायर्ड, यानी कि एक तो हेरिडिटरी और माँ बाप से आ रही है बीमारी जो जनरेशन हो रही है, एक्वायर्ड जो बाहर से ली गई बीमारी है उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। हेरिडिटरी इसमें बता रखा जो हमारा इंट्राकॉस्पुलर जो यहाँ पे डिफेक्ट होता है, हेरिडिटरी में होता है रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट, स्पीरोसाइटोसिस और एलिप्टोसाइटोसिस। रेड सेल जो एंजाइम डिफिशिएंसी है, G6PD डिफिशिएंसी और PK डिफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज़ डिफेक्ट ग्लोबिन सिंथेसिस में होते, जैसे इसके बीमारी का नाम है यहाँ पे थैलेसीमिया। स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल ग्लोबिन हीमोग्लोबिनोपैथीज, सिकल सेलीमिया, अनस्टेबल हीमोग्लोबिन्स। एक्वायर्ड में जो बाहर से ली गई हैं, इसमें प्रोक्सिस्मल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया और इन्फेक्शंस, इनके कारण भी जो है हमारे जो RBC हैं वो टूट सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा जो हमारा कॉर्पस्कुलर जो डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में बताया है। इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती हैं वो बाहर से आके RBC को तोड़ देती हैं। इसमें AHA बोलते हैं इसको, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें वार्म एंटीबॉडी जो हमारी एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, कोल्ड एंटीबॉडी जो करती हैं ये, और प्रोक्सिस्मल जो कोल्ड हीमोएग्लूटिनेशन हो तो ग्लोबुलिन यूरिया हो जाता है। ऑलो इम्यून हीमोलाइटिक यूरिया इसमें एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न बच्चों में हो जाते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं। और हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन STR बोलते हैं, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी हो सकता है ये। इसके बाद है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें DIC हो सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। हीमोलाइटिक इसमें यूरीमिक सिंड्रोम हो सकता है, यूरिया ज़्यादा होने के कारण। थ्रम्बोइटिक थ्रम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा, जिसमें प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, प्लेटलेट ठीक से काम नहीं करते हैं। और स्क्वेट्रेशन, जिसको हाइपर स्प्लीनिज्म, स्प्लीन बड़ा हो जाता है। और स्प्लीनोमेगाली, इसका साइज बढ़ जाता है। कुछ ड्रग्स के कारण, कुछ केमिकल्स के कारण जो बाहर से लेते हैं वो भी वहाँ पे RBC हमारे टूट सकते हैं। फिजिकल केमिकल ट्रॉमा होता है यहाँ पे, थर्मल इंजरी, कोई वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, बर्न हो जाए, या जिसमें मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। इन्फेक्शंस या कोई इन्फेक्शन एजेंट, मलेरिया, क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन, और बार्टिनिसिस, कोलेरा, एनिमल विनोम्स, कोई जहरीला पदार्थ अंदर चला जाए, जो एनिमल काट लेते हैं तो वो विनोम मतलब जहर दे देता है, अपना वहाँ पे ड्रग्स दे देगा, अपना जहर दे देगा, उसके कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं हीमोलाइसिस के, इसमें क्या हो जाता है, फैटिग हो जाती है, स्किन फीवर, कन्फ्यूज़न, लाइट इंडेक्स, डिजिंग, और इसमें प्लेनिनेस ऑफ स्किन, एकदम पूरा स्किन जो है वो एकदम प्लेनिनेस हो जाती है इसमें। लैब डायग्नोसिस क्या करते हैं इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिनीमिया और रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगा। पेरिफेरल स्मीयर में दिखेगा एनिसोसाइटोसिस, पॉक्लियोसाइटोसिस, और जो हमारा हिपेटोग्लोबिन जो है उसका जो यहाँ पे कीमोपॉक्सिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो कंडीशंस होती हैं ये पेशेंट को हो जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा सीरम और जो हमारा स्टोर आयरन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो एक्टिविटी है बोन मैरो की वो बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया। और यूरिन और फीकल में जो है यूरोबिलिनोजन वो एलिवेटेड, उनमें जो है यूरिन में यूरोबिलिनोजन और फीकल में स्ट्रोबिलिनोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि RBC का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट कैसे हो जाता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस।
जो मोस्ट कॉमन इसमें डिफेक्ट होता है रेड सेल की मेम्ब्रेन में, वो होता है मेनली कि जो उसकी जो साइटोस्क्लेरोटिन प्रोटीन होती है उसमें डिफिशिएंसी आ जाती है, उसके कारण जो है आरबीसी टूट जाता है। ये जो प्रोटीन होती हैं होती हैं स्पेक्ट्रिन और एनेक्टिन और बैंड3, ये प्रोटीन के नाम हैं जो हमारी आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। इनके डिफेक्ट होने के कारण आरबीसी टूट जाता है। हेरिडिटरी होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन बीमारी चलती है। डिफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कॉजेज होता है, चेंज शेप में आ जाता है, राउंड हो जाता है, सेंट्रल पैलर हो जाता है, अंदर उसमें दिखाई देता है वो। और हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस का जो है कॉजेज जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है, ये जीन जो है इसको ट्रांसफ़र करता है आगे। ये इसमें मैं दिखा रखा डायग्रामेटिक। आरबीसीज एबनॉर्मली स्मॉल राउंड विदाउट सेंट्रल पैलर, कोई सेंट्रल पैलर नहीं है। ये इसमें दिखा रखा पॉलीक्रोमेसिया, यानी कि पॉलीक्रोमेसिया का मतलब है कलर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में, क्योंकि सेंट्रल पैलर नहीं है। ये देखो यहाँ पे है बाई कनकेव अरेथ्रोसाइट्स, और ये स्पीरोसाइटोसिस जो है यहाँ पे दिखाया है, ये सेल है जो डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो इंक्रीज है, यहाँ पे इसको शिफ्ट टू, यहाँ पे कर्व टू राइट में चेंज किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे लाइसिस का टाइम है, और ये जो है यहाँ पे इसमें सोडियम क्लोराइड है, ये नॉर्मल रेंज है इसका दिखाया है, और ये हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है। और ये डायग्रामेटिक जो है यहाँ पे कर्व के द्वारा यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक नॉर्मल है और दूसरा एबनॉर्मल है। ये हमारा हेरिडिटरी लेप्टोसाइटोसिस है, यहाँ पे जो हमारा रेड सेल मेम्ब्रेन है वो डिफेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो स्केलेटन प्रोटीन है उसमें डिफेक्ट है, एबनॉर्मली है। और जो सेल है जो यहाँ दिखा रखा है एरो से, ये एलेप्टोसाइट सेल है, और ये नॉर्मल जो हमारा ऑक्सीजनेशन है उसको सप्लाई नहीं कर सकता ये। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? डिफेक्टिव जो हमारी स्पेक्टिन जो चेन है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, और एबनॉर्मलिटी जो है वहाँ पे इंटरनल प्रोटीन में एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और बैंड पोर पॉइंट जो इसमें डिफिशिएंसी हो जाती है, और जो हमारी सोडियम है उसका परमेबल जो है एबनॉर्मल हो जाता है, और सेल्स जो है वो एलिप्टिकल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। इसमें जो है ये एंट्री करने नहीं कर पाता है, और नॉर्मल सेल्स जो है वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रह पाता है, और फाइनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद रेड सेल एंजाइम की बात करेंगे कि ऐसे कौन से एंजाइम है जिसके डिफेक्ट होने की वजह से जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और आरबीसीज टूट जाते हैं। इसमें जो हमारे जो मेनली है G6PD बोलते हैं इसको, डिफिशिएंसी इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है। G6PD ये कैटालाइज करता है, जो कि कन्वर्जन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यहाँ पे राइबोस फॉस्फेट में कन्वर्जन करता है। इसकी डिफिशिएंसी होने से तो ये जो चेंज होना है ये नहीं हो पाता है, और आरबीसीज को जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए अपने लिए वो सप्लाई नहीं हो पाती है, और उसके कारण जो है आरबीसी फिर वो टूट जाता है और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसमें जो है यहाँ पे फेवाबीन्स, हाई फीवर, सीवियर इन्फेक्शन और एंटी जो मलेरियल जो हमारे ड्रग्स होते हैं जैसे क्वाइनिन है, पैराक्वाइनिन है, क्लोरोक्विनिन है, इनके द्वारा भी ये होता है। ये यहाँ पे इसमें जो हमारा G6PD यहाँ डिफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे इसमें एनिसोपोलिकोसाइटिस और पोलीक्रोमेटोफिलिया जो है इसमें दिखा रहा है सेल के अंदर में, और ये जो इसमें दिखा रखा सेल जो है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके जो सेल का जो कवरिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसमें डिफेक्ट आ गया मेम्ब्रेन में, और फाइनली जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे हिंज बॉडीज़ हैं जो हमारा आरबीसीज है उसके अंदर जो हिंज बॉडीज़ हैं एबनॉर्मल होती हैं ये, और ये जो आरबीसी होता है ये नॉर्मल नहीं है। फिर पायरुवेट काइनेज जो डिफिशिएंसी है, पायरुवेट जो काइनेज जो है वो एक ऑटोसोमल होता है, डिसऑर्डर होता है, और उसका कोजिंग होता है कंजीनेंटल क्रोनिक हीमोलाइटिस एनीमिया, जन्म से ही बीमारी है उसको। और पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी में जो एटीपी जो है वो फाउंड नहीं होता है, और एटीपी जो रिक्वायर पड़ता है हमारी जो सेल परमेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एटीपी की बहुत ज़रूरत होती है, और पोटेशियम जो है यहाँ पे लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और हमारा आरबीसी टूट जाता है। पेरिफेरल जो फिल्म है वो शो करती है नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक जो एनीमिया है, और रेटिकुलोसाइट काउंट जो है इसमें बढ़ जाता है। यहाँ पे ये दिखा रखा है, इसमें जो पेरिफेरल स्मेयर है ये यहाँ पे दिखा रहा है इरेगुलरिटी कॉन्ट्रैक्ट सेल, जिसको इकाइनोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जो इसके चारों तरफ हैं यहाँ पे इसमें क्रेनेटिड बने हुए हैं एकदम सेल्स में, ये एबनॉर्मल सेल है। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे। कुछ हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होते हैं, उनके कारण जो है हमारा जो आरबीसी होता है वो टूट जाता है,
ठीक से काम नहीं करता है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि आरबीसी सिकल की तरह हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वेलाइन की जगह जो है यहाँ पर जो 6 पोजीशन पे है वो वहाँ पे दूसरा जो हमारा अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है बीटा चेन में, तो उसको जो हमारा बनता है हीमोग्लोबिन वो नॉर्मली नहीं बनता है। इसको म्यूटेंट एचबी बोलते हैं, जिसको एचबीएस के नाम से जानते हैं। एचबीएस की जो है मिनिमम सोल्यूबिलिटी होती है डिऑक्सीनेटेड जो हमारा स्टेट में, और जो डिऑक्सिनी हीमोग्लोबिन होता है वो बनता है और पॉलीमरेज रिएक्शंस इसके साथ होती हैं। आरबीसी बड़ा स्टिफी हो जाता है, सिकल्स की तरह हो जाता है, जैसे ईद का चांद बोलते हैं उसकी तरह हो जाता है, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये सिकल है, सिकल सेल है, बिल्कुल एकदम जैसे दराती होती है उसकी तरह वेपन्स होता है जो एक फार्मर का। और ये देखो सिकल सेल जो हैं ये जब हमारी कैपिलरी में जाएंगे तो ये टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये जो CO2 है उसको ले जाने के लिए भी ये कैपेबल नहीं होते। ऑक्सीजन को ले जा सकते हैं लेकिन ये जैसे ही एंटर करते हैं कैपिलरी में वहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डायग्नोस टेस्ट क्या करेंगे इसमें, HB का इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है वो करेंगे, सिकलिंग टेस्ट करेंगे, और HPLC जो है हाई जो इसमें इसकी टेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम कि जो हमारा जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसको हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे, उसके द्वारा पता चलेगा कि ये भी किस टाइप का हमारा हीमोग्लोबिन है। इसके बाद थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो है एक सिंड्रोम होता है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो जीन में आता है, और इसमें जो ग्लोबिन चेन होती है उसका सिंथेसिस जो है वो एब्सेंट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। थैलेसीमिया एक सिंड्रोम होता है, इसका रिजल्ट होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और इसमें जो प्रोडक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो कम हो जाता है, और अरेथ्रोइड जो इसमें हाइपरप्लेसिया है वो जो बोन मैरो में यहाँ पे दिखाई देता है, और इसमें जो ग्लोबिन चेन है उसमें इनबैलेंस हो जाता है। उस इनबैलेंस होने के कारण जो है आरबीसी जो हैं वो फटाफट वहाँ पे क्या होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उसके कारण जो है फिर एनीमिया हो जाता है। ये यहाँ पे थैलेसीमिया जो सिंड्रोम है मेनली 2 टाइप्स का होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसमें 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अगर एक अल्फ़ा वहाँ पर नहीं है और एक अल्फ़ा है तो उसको बोलते हैं माइनर, और दोनों अल्फ़ा नहीं है तो उसको बोलते हैं मेजर अल्फ़ा थैलेसीमिया। बीटा नहीं है तो उसको बोलते हैं हम बीटा थैलेसीमिया। तो ये इनके जीन के ऊपर ये डिपेंड करता है। बीटा थैलेसीमिया जो है ये थैलेसीमिया मेजर, मेजर का मतलब होमोजाइगस, और थैलेसीमिया माइनर का मतलब ट्रेट, और थैलेसीमिया इंटरमीडिया। तो 3 तरीके से ये बताया हुआ है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है जो हाइड्रोप्स फेटल में HBH डिजीज, और अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट। ये जो थैलेसीमिया यहाँ पे एसोसिएटेड विद द अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, दूसरे हीमोग्लोबिन आ जाते हैं, HBS थैलेसीमिया, HBE थैलेसीमिया, HBD थैलेसीमिया, और HBFH हेरिडिटरी प्रीसबस्टांट फीटल हीमोग्लोबिन जो थैलेसीमिया के नाम से जाना जाता है। एक्वायर्ड मतलब बाहर से ली गई बीमारी, उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। तो इसमें एक है प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनिया वो होता है जो बहुत रेयर होता है, बाहर से आता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है। इसमें नाइट में जो है आरबीसी टूट जाते हैं, एसिडिक में चेंज हो जाता है हमारा जो ब्लड है, और आरबीसी टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो है वेस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया जो के रूप में आता है, और इसमें डिस्ट्रक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और यूरिन जो है उसमें जो है वहाँ पे रेड कलर हो जाएगा उसका, और हीमोग्लोबिन जो है यूरिन में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। और हीमोलाइटिक जो होगा एनीमिया में वो इंसेंट्रिक जो डिफेक्ट सेल के कारण होगा, और इसके अंदर जो यहाँ पे जो डेवलप होगा बोन मैरो जो डिसऑर्डर होगा वो एप्लास्टिक एनीमिया के रूप में जाना जाएगा। ये यहाँ पे कलर दिखाए हैं, ये हमारा नॉर्मल कलर है यहाँ पे यूरिन का, इसमें हल्का रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, और ये देखो ब्लड यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जैसे जब टाइमिंग देखा तो उस टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे, तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह कलर जो हैं यूरिन के आ रहे हैं यहाँ देख के, और अलग अलग टाइम पे अलग टाइम का इसमें अलग टाइप का यूरिन इसमें आता है। तो ये नॉर्मल यूरिन है, ये यहाँ पे एकदम लो यूरिन में हल्का सा आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन है, और ये एकदम पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन यूरिन में पास हो रहा है। डायग्नोसिस क्या है इसके लिए, जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा जो टेस्ट होता है वो साइटोमेट्री टेस्ट होता है, CD55, CD59 रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके बेस पर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। प्रोटीन्स देखते हैं, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, और वो वहाँ पर जो है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 PNH सेल्स जो हैं देखने को मिलते हैं।
टाइप 1 सेल में जो है वहाँ पे नॉर्मली CD55 आता है, CD59, और टाइप सेकंड में जो है वहाँ पे टाइप थर्ड में जो है वहाँ पे हमें दूसरे टाइप का जो है वहाँ पे हमें फ्लोरेसेंस लेबल्ड जो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको वहाँ पे हम चेक करते हैं। एक्स्ट्रा कोस्पुलर जो हमारा डिफेक्ट होता है उसमें इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया आता है। इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया जो है उसमें ऐसा एनीमिया होता है जहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज़ का एंटीबॉडीज़ के कारण होता है, और जो एंटीबॉडी होती हैं वो रेड सेल पे अपना इफ़ेक्ट करती हैं और वहाँ पर जो आरबीसी हैं वो टूट जाते हैं। एंटीबॉडीज़ इधर वो क्या हो सकती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं वो, और दूसरी टाइप की एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। और हीमोलाइसिस जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर मैकेनिज़्म के द्वारा होता है, और हीमोलाइसिस जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जो हमारा इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है। ओलो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें आता है हीमोलाइटिक डिजीज़ न्यूबॉर्न बच्चों में होती है, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं तभी। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसको STR बोलते हैं। ऑटो इम्यून जो हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें वार्म एंटीबॉडीज IgG के कारण। प्राइमरी आइडियोपैथिक सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो सिस्टमेटिक ल्यूपस जिसको एली सेल बोलते हैं, हमारी जो ल्यूकोसाइट्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे ही खिलाफ हो जाती हैं। ऑल जो इसमें कॉमन हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, इसमें ओलो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, ये एंटीबॉडीज़ के कारण होता है जो कि हमारे सीरम में ये बाउंड हो जाती हैं और रेड सेल्स के ऊपर ये यहाँ पे बाउंड होने के कारण वो सेल्स हमारे टूट जाते हैं। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न SDN बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है इसमें फीटस के अंदर जो है वो और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये मिलता है, जो कि मदर से ये आता है बच्चों में। इसमें जो है इट इज़ ड्यू टू द मैच्योरल फेटल ग्रुप, इसमें ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। जो SDN है वो डेवलप करता है मदर के अंदर जो है वो वहाँ पे अपनी जो दूसरी एंटीबॉडीज़ वहाँ पर चली जाती हैं। SDN जो है इनकॉम्पेटिबल होता है, ये ABO-RH के कारण होता है। अगर किसी जो मदर है उसका RH नेगेटिव है, फादर का पॉजिटिव है, या RH उसका नेगेटिव है मदर का और फादर का पॉजिटिव है। यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक, यानी कि तो RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है। और ड्रग्स जो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव बेबी, बेबी का RH पॉजिटिव मदर का नेगेटिव, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। RH पॉजिटिव बेबी जो है वो ब्लड सेल्स जो है एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो माँ के अंदर करेगा, और यहाँ पे जो इन्वेट करेगा RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कोज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। और उसके बाद जो मदर है बाद में RH एंटीबॉडी रिमेन मदर्स ब्लड स्ट्रीम में वो रह जाती हैं, और RH जो एंटीबॉडीज हैं अटैक करती हैं बेबीज़ के ब्लड सेल्स के ऊपर, जिसमें कारण वो कोजिंग होता है RH डिजीज़, और जो अगला जो बच्चा आएगा उसको वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे एक तरह के वहाँ पे ब्लड जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। ये ऑटो इम्यून जो हीमोलाइटिक एनीमिया है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया इसको बोलते हैं AIHA। ये मान ली हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसका डिसऑर्डर होता है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे अगेंस्ट काम करती हैं, हमारे आरबीसीज़ के खिलाफ काम करती हैं, और मेम्ब्रेन पर अटैक करके वो आरबीसी को तोड़ देती है। जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उनका इंट्रैक्शन जो होता है वो रेड सेल के साथ होता है एंटीजन के, और वो टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड होता है, और वार्म और कोल्ड टाइप जो है यहाँ पर वो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। वार्म एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वार्म एंटीबॉडीज जो होती हैं वो मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप की होती हैं, 50 to 70% होती हैं वो, और इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया में ये हो जाता है। ये जो फर्दर डिवाइड होती है आइडियोपैथिक और जिसको प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी जो है वो एक्सपोजर करती है प्रीडोस्पेजिंग डिजीज़ को। एंटीबॉडीज़ आर मेनली जो है वो IgG होती है, और जो एंटीबॉडीज़ कंबाइन करती है रेड सेल के साथ 34 डिग्री सेंटीग्रेड उसको बोलते हैं वार्म एंटीबॉडीज़। कोल्ड में IgM आती है। जो हमारी IgG जो बाउंड करती है आरबीसी के साथ में, और FC रिसेप्टर जो होते हैं उसको फैगोसाइटोज करते हैं, मैक्रोफेज करते हैं, और उसके बाद में उसका जो पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, और एज ए वे फैगोसाइटोसिस जो यहाँ पे जिसको पार्शियल फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद में जो मेम्ब्रेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वहाँ पे स्पीरोसाइटोसिस में, और फाइनली जो है वहाँ पर हमारा आरबीसी वो स्पीरोसाइटोसिस के रूप में बदल जाता है, और उसके बाद में वो आरबीसी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है।
कोल्ड एग्लूटिनेशन टाइप, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बाइंड हो जाती है सेल एंटीजन के साथ में, और टेम्परेचर जो होता है वो होता है 4 to 18, इसलिए इसको कोल्ड के नाम से रखा हुआ है। और इसका नाम है IgM एंटीबॉडीज़, और ये फिक्स होती है कॉम्प्लीमेंट के साथ में, और रिजल्ट होता है इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस, RBC जो है वो टूट जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, स्किन का कलर जो है वहाँ पे एकदम वाइट हो जाएगा, ब्लूइश, और उसके बाद में जो हमारा रीवार्मिंग बिकेम रेड हो जाएगा, और नमलेस, टिंगलिंग और पेन होगा, और हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन यूरिन, तो उसको हीमोग्लोबिन यूरिया के नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सिमल कोल्ड जो होता है एंटीबॉडीज़ के कारण होता है, प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनर, जो कि यहाँ पे डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये IgG टाइप के द्वारा होता है, वो बाइंड हो जाता है लो टेम्परेचर पे, कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स हो जाता है। और मैसिव जो हमारे एक्यूट हिमोलाइसिस जो होता है वो इसी में ही होता है, और इसमें जो IgG है एंटीबॉडी वो जो है यहाँ पे इसका कॉजिंग होती है, जिसको लैंडस्टीनर एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और इस इन्फेक्शन के कारण जो पेशेंट होता है वो कई महीने के बाद में रिकवर होता है। माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया, ये जो है एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एंडोथीलियल जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है वहाँ पे वो जो RBC हैं वो टूट जाते हैं। इसको सिस्टोसाइट्स जो हैं नाम दिया गया है। पेरिफेरल ब्लड में ये हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है सिस्टोसाइट्स का, इस तरह का RBC जो हमें देखने को मिलेगा। कॉजेज DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, TTP, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, और HUS हीमोलाइटिक यूरीमिया सिंड्रोम, ये डिजीज़ के नाम हैं जिनके कारण ऐसा होता है। हीमोलाइटिक यूरीमिया सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी हमारी डैमेज हो जाती हैं, और जो हमारा वहाँ पे थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होता है उसके कारण वहाँ पे एग्लूटिनेशन बन जाता है। और TT जो P होता है वो हीमोलाइसिस हो जाता है, कि जो वहाँ पे थ्रोम्बाई होता है वो वहाँ पे उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, जम जाता है, उसके कारण जो माइक्रो सर्कुलेशन के में हो जाता है। DIC क्या होता है, जो एक्टिवेशन करते हैं कोगुलेशन मैकेनिज्म के द्वारा इन विवो बॉडी के अंदर, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिक जो हमारा सब्सटेंस होता है वो डिपोजिशन हो जाता है फिब्रिन के रूप में, माइक्रोवेस्कुलेशन कर देता है, छोटा कर देता है, और जो RBCs होते हैं वो यहाँ पे फिब्रिन के कारण वो वहाँ पर टूट जाते हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है स्मेयर में कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर 5 ईयर ओल्ड G6PD डिफिशेंसी का ये बॉय है विद एक्यूट यहाँ पे फेविसिन में है। ये इस तरह के RBC यहाँ पे दिखाई देंगे, बिल्कुल अंदर जो है हीमोग्लोबिन नहीं है, पूरा इसमें दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे जो RBCs हैं इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये G6PD जो डिफिशेंसी है उनका ये यहाँ पे RBC का डायग्राम इसमें दिखाया हुआ है। ये हमारा हिंस बॉडीज़ हैं, बाइट सेल्स हैं, यहाँ पे दिखा रखा है, और G6PD डिफिशेंसी का ये जो हमारा स्लाइड है इसमें डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। अदर लेबोरेटरी टेस्ट क्या कर सकते हैं, उसमें यूरिन में हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं, यूरोबिनोजन यूरिन में इंक्रीज़ हो जाएगा वो हम टेस्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो जाएगा उसको, मैथ हीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट G6PD के लिए करते हैं हम, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और G6PD के लिए वहाँ पे स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट है, वहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसके जो हम करेंगे तो उसमें हमें अच्छी तरीके से देखभाल करनी है। उसको करने के बाद में जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, नो क्योर, कोई क्योर नहीं है। पेशेंट जो है उसको वहाँ पे फावा बीन से वहाँ बचा के रखना है। सर्टेन ड्रग्स जो होते हैं वो भी नहीं देना, चाहे एंटी मलेरियल होते हैं, पेरिक्विनिन, क्वेनिन जो होते हैं, क्लोरोक्विन, और ये दवाई नहीं देनी है, सल्फोनेमाइड्स नहीं देना है। तो ये जो जितनी भी जो मेडिसिन्स होती हैं इनको वहाँ पर नहीं देना हमें। ये नॉर्मल सेल है हमारा दिखा रखा है यहाँ पे, ये हमारा टॉप व्यू है जो हम देखते हैं 7.5 माइक्रोन है, और ये इसकी थिकनेस है 2 माइक्रोन। ये क्रॉस सेक्शन है जो बाई कनकेव डिस्क में RBC होता है, और यही हमारी कैपिलरी में जाके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और CO2 को बाहर निकालता है। थैंक यू बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि जो RBC होते हैं वो कुछ डिफेक्ट के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण कैसे वो टूटते हैं, उसके बारे में हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। थैंक यू बच्चों।